हेलो एवरीवन, तो इस लेक्चर में हम लोग क्विकली थ्योरी का रिवीजन कर लेंगे 5 से 10 मिनट में और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे जंप करेंगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने मतलब सबके सब हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं करेंगे, सिर्फ वो क्वेश्चंस करेंगे जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंट होते हैं, मतलब वैसे कॉन्सेप्ट पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वैसे कॉन्सेप्ट पे जो बेस्ट क्वेश्चन रहेंगे उनको हम लोग ज़्यादा करेंगे। मतलब वैसे क्वेश्चन का परसेंटेज यहाँ पे 90% है और 10% क्वेश्चन वैसे हैं जो उतना ज़्यादा पूछे नहीं जाते, जो वंस इन अ वाइल पूछे जाते हैं, लेकिन वो 10% क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट बिल्ड होने में बहुत ज़्यादा मदद मिलता है, इसलिए वो क्वेश्चन को मैंने इंक्लूड किया। ठीक है, तो मैं बोलना चाहता हूँ हर एक क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ये मत देखना कि कोई क्वेश्चन जो 10% क्वेश्चन में हो सकता है एक दो क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगे, लेकिन वो क्वेश्चन आपको समझना पड़ेगा क्योंकि उससे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा क्लियर होता है और जिससे फिर आपका किसी आसान क्वेश्चन में मदद मिल सकता है। ठीक है, इसलिए किसी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। दूसरी बात है कि लेक्चर को आप बिना कॉपी पेन के मत देखो। किसी भी लेक्चर को आप सिर्फ मेरे चैनल पर नहीं, किसी भी चैनल पे यूट्यूब पे आप लेक्चर देखते हो तो कॉपी पेन लेके देखा करो, क्योंकि आप कभी भी पैसिवली नॉलेज को अटेन नहीं कर सकते। आप कॉपी पेन लेके बैठो, जो चीज़ सीख रहे हो उसको लिखते जाओ। कोई क्वेश्चन आपको दिख रहा है उसको खुद से पॉज करके पहले खुद से ट्राई करो, नहीं बने फिर टीचर का सोल्यूशन देखो, फिर अगर आपसे बन भी गया तब भी टीचर का सोल्यूशन देखो, फिर मेथड को कंपेयर करो एंड सो ऑन। तो ये सब मतलब एक्टिवली आपको एंगेज करना पड़ेगा लेक्चर के साथ। आप खाली ये नहीं कि हाँ लेट के बेड पे आप मोबाइल में देख रहे लेक्चर, वैसे आप नॉलेज अटेन आपको लग रहा है आप कर रहे होंगे लेकिन नहीं करोगे। एक्चुअली एग्जाम में जब आप पेन से उस सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन बनाना चाहोगे तो हो सकता है कि आप गलती कर दो। ठीक है, और जो यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस का सिलेक्शन किया है उसमें मैं रिसेंट ईयर को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया। मतलब किसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड 2022 में भी क्वेश्चन पूछा गया, 2018 में भी क्वेश्चन पूछा गया, तो मैं 2022 का क्वेश्चन को इस लेक्चर में इंक्लूड करूँगा, 2018 का नहीं करूँगा। ठीक है, और इसी से रिलेटेड दूसरी बात भी है ये कि अगर किसी कॉन्सेप्ट से पिछले 4 साल में क्वेश्चन नहीं आया है तो हो सकता है कि उस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए, उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए मैं 10 साल पुराना क्वेश्चन भी चूज कर लूँ। तो ये मैं सोचना रही है तो 2010 का क्वेश्चन है वो रेलेवेंट नहीं है, वैसा कुछ भी नहीं है, हर एक क्वेश्चन रेलेवेंट होता है। ठीक है, ओके। दूसरी बात ये कि जो क्वेश्चन का नंबरिंग है उसको आप इग्नोर करना, क्योंकि पीडीएफ से काट के लिया गया है, तो हो सकता है कि सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं डिस्कस करूँ उसमें क्वेश्चन नंबर 5 लिखा गया हो। ठीक है, वो प्रिंटिंग वाला पार्ट है तो उसको इग्नोर करना। ठीक है, तो ये मैं सोचना मैंने कोई गलती की है, बस क्वेश्चन नंबर जो लिखा रहेगा प्रिंटेड फॉर्म में उसको इग्नोर करना। और लास्ट बात ये कि लेक्चर देखते देखते आपके मन में अगर कोई भी डाउट आए, आपको कुछ समझ में नहीं आया, तो टाइम स्टैम्प यूज़ करके कमेंट में पूछ सकते हो। टाइम स्टैम्प आप सही से यूज़ करोगे तो ब्लू कलर में आएगा आपके कमेंट लिखने के बाद। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स ही इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे हम लोग, और कैपेसिटेंस, पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल से रिलेटेड चीज़ें और इलेक्ट्रिक डायपोल, ये सब आगे के लेक्चर्स में कंप्लीट होंगे। ठीक है, वो प्लेलिस्ट फुल प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज का प्रॉपर्टीज क्या होता है, लाइक चार्जेस रिपेल करेंगे, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे। चार्जेस को आप रियल नंबर से ऐड कर सकते हैं सिंपली। आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज जो रहेगा कंजर्व रहेगा। चार्ज जो है क्वांटाइज होता है, मतलब ई के मल्टीपल में ही हो सकता है। ठीक है, चाहे 10 टाइम्स ऑफ ई, 12 टाइम्स ऑफ ई, 1.7 टाइम्स ऑफ ई चार्ज किसी के पास नहीं हो सकता। नेगेटिव मल्टीपल भी हो सकता है और फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, यहाँ डायरेक्शन यहाँ से डायरेक्शन पता चल जाएगा कि सिमिलर चार्जेस रिपेल करेंगे, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए 1/4 जिसका ऐसा यूनिट वैल्यू 92×10⁹ होती है, इंटू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस का स्क्वायर। ठीक है, अब चार्जेस के बीच में डिस्टेंस तभी आप डिफाइन कर पाओगे, मतलब सेंस बना के जब दोनों चार्जेस पॉइंट चार्जेस हो, तो ये पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है, दोनों चार्जेस की 1:2 पॉइंट चार्जेस होने चाहिए। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट का ऐसा यूनिट में वैल्यू इतना होता है ना। वेक्टर फॉर्म में कूलम तो यहाँ पे देख लेना, पीडीएफ आपको मिल जाएगा, जो इंपॉर्टेंट है मैं वही बताऊंगा, बाकी सब चीज़ हम लोग क्वेश्चन में देख लेंगे। अगर कोई थ्योरी में छोड़ी आपको लग रहा है तो क्वेश्चन करते हो तो उसको बहुत अच्छे से देख लेंगे, टेंशन मतलब। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन 1 यूनिट चार्ज, या सॉरी ऑन 1 कूलम ऑफ चार्ज, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन इतना होता है, जहाँ पे आर है डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट चार्ज, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो और आर का क्या यूनिट वेक्टर इन दैट डायरेक्शन। ठीक है, एक से ज़्यादा चार्जेस है तो उनके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का तरीका ये है, खाली पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड नहीं है, कोई भी सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए वैलिड है, जिसमें आप 3 ग्रुप में क्लासीफाई कर दियो चार्जेस को, ये ग्रुप 1, ये ग्रुप 2, ये ग्रुप 3। ठीक है, इन सबके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो 1 में जितने भी चार्जेस हैं उन सबके कारण यहाँ पे अगर E1 है, 2 में जितने भी चार्जेस उनके कारण E2 है, 3 में जितने भी चार्जेस उनके कारण E3 है, तो इन तीनों का वेक्टर सम करेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिल जाएगा। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के बारे में आते हैं। तो दो यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा जूम करने से ऊपर चला जाता है, 2 पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा दिखेंगे। सिमिलरली रुको एक बार इसको यहाँ लाना पड़ेगा। सिमिलरली आपका कहाँ गया ये, हाँ, पॉजिटिव और नेगेटिव के कारण ऐसा होता है। ठीक है, तो दोनों में आप एक चीज़ नोट करोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से निकल रहे होंगे और इन्फिनिटी पे जा रहे होंगे, या पॉजिटिव निकल रहे होंगे और नेगेटिव की तरफ जा रहे होंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट एट पॉजिटिव चार्जेस एंड एंड एट नेगेटिव चार्जेस, या इन्फिनिटी जो बोलने बोलो। दूसरी बात है कि जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा वहाँ पे लाइन्स पास होंगे, और जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम होगा वहाँ पे दूर दूर होंगे। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डेंसिटी उतना ज़्यादा वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। ठीक है, और टेंजेंट बनाएंगे तो डायरेक्शन मिल जाएगा, जैसे इस पॉइंट पर टेंजेंट बनाओगे इस पॉइंट पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ मिल जाएगा। ठीक है, ओके। अब इन्फिनिटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होता है σ/2 एप्सिलॉन नॉट नॉर्मल डायरेक्शन में। ठीक है, नॉर्मल टू द शीट, और ये यूनिफॉर्मली चार्ज होना चाहिए, इन्फिनिटली लार्ज शीट होना चाहिए, सिग्मा है चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है, ओके। अब जो एकदम इंपॉर्टेंट है मैं बताऊंगा, शेल यूनिफॉर्मली चार्ज शेल के लिए इंटीरियर पॉइंट पे 0 होगा, एक्सटीरियर पॉइंट पे जैसा पॉइंट चार्ज के कारण होता है वैसा ही हो जाएगा, और यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर के लिए भी एक्सटीरियर पॉइंट पे वैसा ही होगा जैसे पॉइंट चार्ज के कारण होता है इंटीरियर पॉइंट पे। ऐसा होता है यहाँ पे रो है डेंसिटी ऑफ चार्ज। ठीक है, ओके। इंटीरियर के लिए ऐसा, एक्सटीरियर के लिए ऐसा, और सरफेस पे चाहे इसको यूज़ करो इसको एक ही बात है। ठीक है, अब इस पर आते हैं। यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑन इट्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग इतना होता है। ठीक है, क्या है टोटल चार्ज ऑन द रिंग। और फाइनाइटली यूनिफॉर्मली चार्ज
रॉड के लिए या लाइन चार्ज जिसको बोलते हैं, लाइन चार्ज के लिए एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम इट इलेक्ट्रिक फील्ड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट इतना होता है, परपेंडिकुलर यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, और पैरेलल वाला इतना होता है, ठीक है। θ1 θ2 जो है उस पॉइंट को एंड से जोड़ दो, उस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, तो एक एंड और परपेंडिकुलर के बीच में एंगल है उसको θ1 बोलेंगे, दूसरे एंड और परपेंडिकुलर के बीच में एंगल है उसको θ2 बोलेंगे। ऊपर वाले को θ1, नीचे वाले को θ2, और यहाँ पे माइनस में इसलिए फर्क पड़ता है कि इसको θ1 θ2 बोल रहे हैं, यहाँ पे तो प्लस में तो फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो याद रखना। वैसे मुझे सिर्फ ये याद रहता है, कूलम्स याद रहता है, गॉस याद रहता है, और शेल के कारण याद रहता है, और सॉलिड स्फीयर के कारण याद रहता है। इसके बेसिस पे मैं सब क्वेश्चन बना लेता हूँ, लेकिन क्योंकि आपको एग्जाम देना है तो आपको सब याद रखना चाहिए ताकि टाइम बचे, ठीक है। लेकिन तभी हम लोग क्वेश्चन करते वक्त देखेंगे कि कभी अगर मुझे फॉर्मूला याद नहीं है तो मैं कैसे करूँ वो भी दिखा दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे अब यहाँ पे आर्क ऑफ ए रिंग है, तो इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग ये होता है 2k लैम्डा बाय रेडियस, और लैम्डा क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, मतलब टोटल चार्ज ऑन द रिंग डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग होगा ऑफ कोर्स, इनटू साइन α/2। अल्फा क्या है, एंगल सबटेंडेड बाय दिस रिंग एट द सेंटर, ठीक है। अब यहाँ पे एक डिस्क है, डिस्क के कारण ऑन द एक्सिस ऑफ द डिस्क जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो अवे फ्रॉम द डिस्क होगा, उसका एक्सप्रेशन यहाँ पे सिग्मा है चार्ज पर यूनिट एरिया ऑन द डिस्क डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 माइनस cos θ क्या है, इस पॉइंट को अगर डिस्क के पेरिफेरी से ज्वाइन करेंगे तो एक्सिस का जो एंगल बनेगा उसको थीटा बोलेंगे, ठीक है। ओके, गॉस का ये होता है E.dA का इंटीग्रेशन ऑन द सर्फेस ऑफ ए क्लोज्ड on the surface of a closed surface will be equal to total charge inside the surface divided by epsilon, ठीक है, ये गॉस। बस हाँ ठीक है, तो इसको हम लोग इस वाले चीज़ को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं, ठीक है। और E.dA निकालते वक्त जो एरिया वेक्टर है वो सरफेस से आउटवर्ड नॉर्मल की तरफ लेंगे, ठीक है। बस इतना काफ़ी है। अब ये चीज़ देख लो बस कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है, इलेक्ट्रिक फोर्स पता है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल टू क्यू टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि हमें पता ही है क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स मैंने बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड बताया था, फोर्स पर यूनिट चार्ज है तो क्यू से डिवाइड कर दो तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा, ठीक है। तो अब क्वेश्चन पर जम करते हैं, आपको लग रहा होगा अगर कुछ मैंने थ्योरी में नहीं बताया तो उसका टेंशन मतलब, क्वेश्चन करते वक्त वो चीज़ डिस्कस हो जाएगी, पक्की बात है, उसका टेंशन मतलब, ठीक है। अब क्वेश्चन पर जम करते हैं, क्वेश्चन एंड तक जाना, बीच में क्वेश्चन हो सकता है हार्ड हो, और जिस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा गया है वो समझ लेना 2022 का है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। 3 पॉइंट चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड 5, 0.16 एंड 0.3 आर लोकेटेड ऑन द वर्टिसेस ऑफ ABC ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल, ओके। वो साइड्स आर 3√2 एंड 3, ठीक है। तो 3√2 एंड 3 मतलब आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है, 3√2, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पे AB जो है ये 3 है, ठीक है। AC भी 3, सॉरी BC, ओके BC नाम देना था इसका, ये BC, इसका नाम A, ठीक है। अब आपको बोल दिया A पे कितना है, 5 है, तो A पे चार्ज है 5, B पे है 0.16 और C पे है 0.3, ठीक है। चार्ज एक्सपीरियंस नेट चार्ज एट पॉइंट एक्सपीरियंसेस कितना न्यूटन, तो इस पॉइंट पे जो चार्ज यानी 5 माइक्रोकूलम चार्ज पे नेट फोर्स कितना लगेगा, ठीक है। तो इस 5 पे ये 0.16 फोर्स लगाएगा, और इस 5 पे कौन फोर्स लगाएगा, एक दूसरा कलर ले लेते हैं, कौन सा ले, ये दिखेगा, ठीक है दिखेगा, थोड़ा थिकनेस कम कर लेते हैं बस, ठीक है। तो ये 5 पे ये अभी देखो लाइक चार्जेस है, तो ये इसको रिपेल करेगा 5 को इस तरफ, वैसे 0.3 भी इसको रिपेल करेगा इस तरफ, ठीक है। अब ये जो रिपल्शन फोर्स है इसका नाम F1 रख देते हैं, इसका नाम F2 रख देते हैं, तो आप F1 और F2 निकाल लो। F1 हो जाएगा K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R², ठीक है। तो इन दोनों प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस हो जाएगा 16 × 5 80 यानी 0.8 है ना, K Q1 Q2 का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर 3² है ना। अब याद रखना ये माइक्रो में है, तो माइक्रो का स्क्वायर, माइक्रो का है 6 10⁻⁶ है ना। तो F1 का मैग्नीट्यूड इतना हो गया, F2 देखेंगे तो K प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस का मैग्नीट्यूड 5 × दिस 1.5 माइक्रो का स्क्वायर यानी इतना डिवाइडेड बाय इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 3, ठीक है। तो आपसे पूछा गया था चार्ज एट पॉइंट एक्सपीरियंसेस हाउ मच न्यूटन ऑफ फोर्स है ना, तो बस इस पे निकालना है, इन दोनों के बीच का निकालना है। तो बस अब इन दोनों का वैल्यू अगर निकालें हम लोग तो ये 10⁻9 से 9 कट गया 10⁻−3, तो इतना माइक्रो है ना न्यूटन, और ये तो बहुत खतरनाक आएगा, ये 1.5 माइक्रो न्यूटन, खतरनाक मतलब माइक्रो में दिया नहीं तो कैसे निकलेगा, ठीक है। ओके, ये सेंटीमीटर था, ऑल राइट, तब तो अच्छी बात है। अगर सेंटीमीटर था तो आप डिस्टेंस का स्क्वायर करोगे तो ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ठीक है। हाँ, तब ये हो जाएगा -3 था ना ऊपर 9, हाँ -3 प्लस, हाँ ठीक है, चलो अच्छी बात है। मैं माइक्रो वैसे क्यों लिखा, मिली लिखना चाहिए था ना, हाँ एनीवेज। तो ये आपका हो जाएगा कितना 8 ना, -3, हाँ 8 न्यूटन, और ये यहाँ पे 15 आया था ना, 15 न्यूटन, ठीक है। तो नेट फोर्स हो जाएगा, अगर आप इन दोनों का रिजल्टेंट निकालोगे तो आपको नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, तो F1² प्लस F2², ठीक है। तो 8² और 15², तो 15² होता है 225 और 8² तो 64, 5 4 9 289 मतलब 17, ठीक है, 17 न्यूटन इसका आंसर हो जाएगा, है ना। A charge of 4 microcoulomb is to be divided into 2. The distance between the two divided charges is constant. The magnitude of divided charges so that the force between them is maximum, ठीक है। तो 4 को 2 पार्ट में तोड़ना है ना, तो मान लो एक पार्ट का चार्ज है Q, दूसरे पार्ट का चार्ज आएगा फिर 4 - Q माइक्रोकूलम, ठीक है। इनके बीच का डिस्टेंस जो है कांस्टेंट है, तो डिस्टेंस R जो है मान लो कांस्टेंट है, तो इनके बीच का जो फोर्स रहेगा उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, K दिस × दिस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर।
है ना। तो अब देखोगे तो के कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, तो दिस इज प्रोपोर्शनल टू दिस, तो फोर्स इसके प्रोपोर्शनल है। तो अब देख सकते हो सिर्फ क्यू पे डिपेंड कर रहा है फोर्स। तो हमें फोर्स को मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमाइज मतलब डी एफ बाई डी क्यू, जीरो करेंगे जिसको डिफ्रेंशिएट करके जीरो करेंगे तो 4 माइनस क्यू क्यू इक्वल टू जीरो। तो क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/4 है ना। अब जो कांस्टेंट वाला टर्म था उसको ले भी लोगे यहाँ पे तो कांस्टेंट इधर ही रह जाएगा, उसको इधर भेजेंगे जीरो हो जाएगा तो फर्क नहीं पड़ता। तो क्यू की वैल्यू क्या हो गया 2, ठीक है। तो किन दोनों में तोड़ना चाहिए 2 और 4 माइनस 2 यानी 2 और 2, ठीक है ना। टू चार्ज थिन इन्फाइनाइट प्लेन शीट्स ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी सिग्मा प्लस एंड सिग्मा माइनस, ठीक है, इंटरसेक्टेड राइट एंगल्स विच आर द फॉलोइंग। अब यहाँ क्वेश्चन में बोला नहीं है कि सिग्मा प्लस पॉजिटिव चार्ज और सिग्मा माइनस का वैल्यू नेगेटिव है, लेकिन हम लोग मान लेंगे यहाँ प्लस लिखा है माइनस लिखा है तो ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा, ठीक है। और पॉजिटिव वाले का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है नेगेटिव वाले से, ठीक है, ठीक है। तो दोनों प्लेन्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं ऐसे, तो विच इज़ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स फॉर द सिस्टम, ठीक है। तो सबको इंडिविजुअली हम लोग जूम करके यहाँ पे अब देखते हैं ना। तो मैं इसको यहाँ लाता हूँ, इसको ड्रॉ तो नहीं करना है, तो इसको यहाँ लेते हैं और इसको यहाँ रखते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ जूम करके देखते हैं इस चीज़ को, है ना। हाँ ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले आते हैं, ठीक है। सिग्मा प्लस याद रखना मैग्नीट्यूड में ज़्यादा है, सिग्मा माइनस कम मैग्नीट्यूड में, ठीक है। तो और जूम करें अगर तो कोई पॉइंट लेंगे हम लोग, तो यहाँ पे अब ये देखो इन दोनों में से ये वाला में तो देख के लग रहा है आपको कि ये और ये इक्वल है, मतलब 45 डिग्री की बात हो रही है, ठीक है। लेकिन अगर इक्वल हो गया, ये अगर 45 डिग्री है तो सबको क्या पता चलेगा कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पॉइंट पे इसका मैग्नीट्यूड इस तरफ और इस तरफ सेम आएगा, मतलब एक्स के रंग कॉम्पोनेंट वाई के रंग सेम आएगा। तो ये 45 डिग्री है, इसका मतलब सिर्फ यही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स के लॉन्ग मैग्नीट्यूड वाइज और वाई के लॉन्ग मैग्नीट्यूड वाइज सेम है। अब जो कि पॉसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पे सोचो इस पॉइंट पे जैसे, है ना, तो इस पॉइंट पे इस इन्फिनिटली लार्ज शीट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये अवे होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो अवे होगा, है ना। वैसे इस इन्फिनिटली लार्ज शीट के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि नेगेटिव है तो इसके टूवर्ड्स होगा, ठीक है। लेकिन ये दोनों अनइक्वल होंगे क्योंकि ज़्यादा बड़ा कौन है, ये बड़ा है, तो इसके कारण ज़्यादा आएगा, इसके कारण कम आएगा, तो ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करते इन्फिनिटी शीट के कारण, ठीक है। तो क्योंकि एक्स और वाई वाला जो पार्ट्स है कॉम्पोनेंट्स दोनों मैग्नीट्यूड में अनइक्वल होंगे, वाई वाला बड़ा होना चाहिए, तो दोनों इक्वल हो गए, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ओके, यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पे तो और ज़्यादा हो गया प्रॉब्लम। पहला तो आपका कर्व्ड लाइन नहीं हो सकता, स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता है। कारण क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी क्वाड्रेंट में कांस्टेंट रहेगा, है ना, क्योंकि डिस्टेंस तो डिपेंड नहीं करता, तो हर पॉइंट पे सेम होना चाहिए। मतलब क्या है, जैसे इस पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका टेंजेंट ड्रॉ करेगा तो ऐसा आ रहा है, तो इस पॉइंट पे उसी डायरेक्शन में आना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस पूरे रीजन में हर जगह ई वाई का वैल्यू सेम रहेगा, चाहे कितना भी दूर चल जाए। वैसे ई एक्स का वैल्यू भी सेम रहेगा चाहे कितना भी दूर चल जाए हम लोग, ठीक है। तो अगर ई एक्स और ई वाई दोनों सेम रहने वाले एक किसी पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में, हर क्वाड्रेंट रिलेट हुए हैं, तो उनका रिजल्टेंट भी सेम डायरेक्शन में रहेगा, तो डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए किसी भी पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो इसलिए ये भी नहीं हो सकता, समझ में आई बात, ठीक है। अब इसमें आते हैं इस तरफ वाले में, ये रबड़ क्यों सिलेक्टेड है, तो पेन सेलेक्ट किया, क्या हो रहा है आज। हाँ, वैसे फिर से यहाँ पे कर्व्ड लाइन है तो इसको फिर से सिलेक्ट नहीं करेंगे, लास्ट में ये बचा, तो फिर से स्ट्रेट लाइन है तो हो सकता है। और दूसरी बात आप देखोगे तो कंपोनेंट अलॉन्ग वाई बड़ा है, कंपोनेंट अलॉन्ग एक्स छोटा है, ठीक है ना। और वाई के अलॉन्ग बड़ा रहना भी चाहिए क्योंकि प्लस के कारण बड़ा आएगा और माइनस के कारण छोटा आएगा, ठीक है। यहाँ पर भी देख सकते हो प्लस के कारण बड़ा आएगा, माइनस के कारण छोटा आएगा, तो रिजल्टेंट ऐसा ही आना चाहिए। तो रिजल्टेंट कुछ ऐसा आएगा और यहाँ पे रिजल्टेंट कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। वैसा दिख भी रहा है, वैसे यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो, तो ये ऑप्शन सही है, ठीक है। बहुत से लोग ये कर्व वाला सिलेक्ट कर लेते, सोचते हैं कि कंडक्टर के ऊपर तो परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर दिख रहा है तो ये, लेकिन यहाँ पे कहीं नहीं बोला गया कंडक्टर है, ठीक है ना। शीट्स बोला गया है, कंडक्टिंग शीट नहीं बोला गया, बोल भी नहीं सकता। कंडक्टिंग रहेगा तो फिर ये लोग मतलब यूनिफॉर्म हो ही नहीं पाएंगे, इंटरेक्ट कर देंगे। तो अगर मान ले इंटरेक्ट नहीं करे तो उनको फिर अलग से लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 4 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम जस्ट प्रिवेंट्स अ वाटर ड्रॉपलेट ऑफ मास इतना फ्रॉम फॉलिंग। ओके, द वैल्यू ऑफ चार्ज, तो वाटर ड्रॉपलेट को फॉल करने से रोक रहा है। वाटर ड्रॉपलेट पे दो ही फोर्स लग सकता है, mg डाउनवर्ड लग रहा होगा और दूसरा फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स जो इसको बैलेंस कर रहा है, तो उसको अपवर्ड ही लगना पड़ेगा और कोई डायरेक्शन में नहीं लग सकता, ठीक है। तिरछा नहीं लग सकता वो, क्योंकि फिर उसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन बैलेंस करेगा, वाटर ड्रॉपलेट हॉरिजॉन्टली ट्रैवल करने लगे, ठीक है। तो आपसे पूछा कि चार्ज की वैल्यू, तो Q = mg करना है, तो चार्ज की वैल्यू हो जाएगी mg / e, ठीक है। मास कितना है 0.1 ग्राम, तो 0.1 × 10⁻³ और g का वैल्यू 9.8 दिया गया है क्वेश्चन में, डिवाइडेड बाय e का वैल्यू है 4.9 10⁵, ठीक है। तो ये 2 हो जाएगा, तो 0.2 × 10⁻⁸, तो 2 × 10⁻⁹, ठीक है। तो चार्ज की वैल्यू 2 × 10⁻⁹ कूलम, ठीक है। 2 आइडेंटिकली चार्ज पार्टिकल्स ईच हैविंग मास 10 ग्राम एंड चार्ज इतना आर प्लेस्ड ऑन ए हॉरिजॉन्टल टेबल विद सेपरेशन L बिटवीन देम, है ना, R होगा, ठीक है। तो आइडेंटिकल चार्जेस है, मास और दे दिया, ठीक है। इन सच वे दैट दे आर इन लिमिटेड इक्विलिब्रियम, ठीक है। लिमिटेड नहीं होना चाहिए, वो बताऊंगा मैं क्या होगा, क्या बोलना चाहते होंगे लोग, या क्या पता सही टर्म होता भी होगा, लेकिन मैंने आज तक ये टर्म देखा नहीं। इज द कोएफिशिएंट फ्रिक्शन बिटवीन ईच ऑफ द पार्टिकल टेबल इज फाइंड, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल टेबल पे दो चार्जेस को रख दिए हैं, ठीक है।
और दे आर जस्ट अबाउट टू स्लीप, हम लोग यही बोलना चाहते होंगे, ठीक है ना। तो आपको पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ एल क्या होगा, ठीक है। तो इस चार्ज पे देखेंगे तो ये चार्ज दोनों आइडेंटिकल चार्जेस है, तो रिपल्सिव फोर्स लग रहा होगा, तो किसी एक चार्ज का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, रिपल्सिव फोर्स ऐसे लग रहा होगा नॉर्मल टेबल के कारण mg ऐसा, ठीक है। अभी जो रिपल्सिव फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक है, इसको बैलेंस करने के लिए फ्रिक्शनल फोर्स ही आ रहा होगा, है ना। जो टेबल के ऊपर है ना जो चार्ज इस तरफ स्लिप करना चाहता है तो फ्रिक्शन आ गया, और ये लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा बस, ठीक है। मेरे को लगता है यहाँ पे वही बोलना चाहता हूँ, अगर ये सही में टर्म होता भी है, टेक्निकली सही भी है, तो यही बोलना चाहता हूँ, या तो यहाँ पे कुछ गलती लिखी है, ठीक है, यही होगा, है ना। क्योंकि एक्चुअली मूव नहीं कर रहे तो फ्रिक्शन स्टैटिक होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन कुछ भी वैल्यू ले सकता है, तो एक डेफिनेट आंसर यहाँ पे नहीं आएगा। तो डेफिनेट आंसर आ रहा है मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन एक पर्टिकुलर वैल्यू लिया है, और वो वैल्यू पता कैसे करेंगे, जो कुछ बोला नहीं क्वेश्चन में, लिमिटिंग वैल्यू होगा, मैं वो लॉजिक लगा रहा हूँ, ठीक है। तो ये इक्वल टू ये, तो एफ इक्वल टू ये, अरे हाँ, और नॉर्मल इक्वल टू mg, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा k q1 q2 बाय आर स्क्वायर, क्योंकि चार्जेस के बीच का सेपरेशन कितना l है और चार्जेस क्या है q1, ठीक है। और एफ लिमिटिंग हो जाएगा म्यू एस इंटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, ठीक है, म्यू एस इंटू डिस्टेंस, सॉरी म्यू एस इंटू नॉर्मल, नॉर्मल कितना है mg, ठीक है। तो हम लोग से क्या पूछा है, l पूछा है ना, तो l का वैल्यू यहाँ से आपको दिख रहा है k q स्क्वायर बाय म्यू एस mg का स्क्वायर रूट, ठीक है। अब खाली डेटा वैल्यू पुट कर देते हैं, तो k का वैल्यू 9 × 10⁻9, चार्ज का स्क्वायर, चार्ज कितना है भाई, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, चार्ज है 2 × 10⁻7, ठीक है। तो 2 × 10⁻7 का स्क्वायर करेंगे डिवाइडेड बाई म्यू एस 0.25 इंटू एम, मास कितना है 10 ग्राम, यानी 10⁻2 किलोग्राम, इंटू जी 10 का स्क्वायर रूट, ठीक है। हाँ, तो 36 तो अच्छी बात है, 36 आ रहा है, और यहाँ पे 36 का 6 हो गया, अंदर कितना बचा है 10⁻⁻5, और यहाँ पे 25 का 5 हो गया, 10⁻2 -4 -3 ऊपर आके +3, ठीक है। तो 10⁻2 मतलब इतना नीचे, 10⁻2 स्क्वायर रूट हो गया, 10⁻1 बनेगा, है ना। तो इतना मीटर, है ना, सेंटीमीटर में 12 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑप्शन ए। अ क्यूब इज प्लेस इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन इतना, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में आपको दिया गया है, यहाँ वेक्टर साइन मिसिंग है। द साइड ऑफ द क्यूब इज 0.5 मीटर एंड इज प्लेस्ड इन ए फील्ड एज शोन, ठीक है। तो बेसिकली क्यूब रखा गया और इलेक्ट्रिक फील्ड उस रीजन में दिया गया है ना। द चार्ज इनसाइड द क्यूब, तो चार्ज पूछा गया, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है, मतलब क्या है आपको पता करना होगा कूलम गॉस लॉ से कि कितना फ्लक्स है, एक बार फ्लक्स निकल गया तो चार्ज निकल जाएगा, ठीक है। तो फ्लक्स होता है चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना, क्लोज सरफेस के लिए। तो चार्ज की वैल्यू फ्लक्स इंटू एप्सिलॉन, तो आपको फ्लक्स निकालना पड़ेगा, इस क्यूब के अंदर का चार्ज निकालना, तो इस क्यूब के थ्रू कितना फ्लक्स है, ठीक है। अब आप देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड खाली वाई के अलॉन्ग है ना, जे कैप, मतलब सिर्फ वाई के अलॉन्ग है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इस डायरेक्शन के अलॉन्ग है, ठीक है। तो खाली इस डायरेक्शन के अलॉन्ग है, तो किसको चीरता हुआ निकलेगा, इस फेस को, इस शेडेड पोर्शन को चीरता हुआ निकलेगा, मतलब इसके थ्रू फ्लक्स रहेगा, इस शेडेड पोर्शन के पार्ट के थ्रू, और इस शेडेड पोर्शन वाले के, मतलब इस शेडेड पोर्शन वाला जो साइड है इसके थ्रू, बाकी साइड के थ्रू फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा, ठीक है ना। तो फ्लक्स थ्रू शेडेड पोर्शन ये है और ये है ना। अब यहाँ पे तो फ्लक्स पॉजिटिव आएगा क्योंकि बाहर जा रहा है, और यहाँ पे फ्लक्स नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो इस फ्लक्स को अगर निकाले, इसको φ1 बोल रहा हूँ मैं, तो इसका एरिया, ठीक है, तो साइड पता है, तो एरिया मान लेते हैं ए है, इंटू यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, अब जो आपका साइड लेंथ है वो 0.5, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, ठीक है। और यहाँ पे फ्लक्स निकालना है, तो यहाँ पे फ्लक्स हो जाएगा A इंटू E2, तो नेट फ्लक्स हो जाएगा आपका φ1 माइनस φ2, ठीक है, ओके। अब φ1 E1 माइनस E2, है ना। एरिया तो हो जाएगा 0.5 स्क्वायर, क्योंकि साइड का लेंथ है 0.5, है ना। इवन इस पॉइंट पे, इस सरफेस पे कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकालोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड देख सकते हो वाई का फंक्शन है, तो इस सरफेस के लिए वाई का वैल्यू को पता है ए के बराबर होगा, क्योंकि नीचे वाले सरफेस के लिए वाई की वैल्यू 0 है, तो ऊपर वाले सरफेस के लिए वाई की वैल्यू 0.5 होगा, ठीक है। और नीचे वाले सरफेस के लिए वाई की वैल्यू क्या है 0, क्योंकि आपका एग्जैक्ट प्लेन पे मतलब वाई 0 है, ठीक है ना। तो E1 E2 तो आपका 0 है, और E1 यहाँ पे वाई की वैल्यू 0.5 पुट कर दो, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा जगह बना लेते हैं, E1 हो जाएगा 150 इंटू वाई स्क्वायर, 150 इंटू वाई स्क्वायर, E2 0 इंटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये हो गया आपका चार्ज। अब इसी का वैल्यू निकालना है ना। तो ये 0.5 150 इंटू 0.5 क्यूब इंटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो हाफ 8, एप्सिलॉन होता है 8.85 10⁻⁻12। तो मैं रिस्क नहीं लूँगा, कैलकुलेटर से भी मैं गलती करता हूँ, तो मैं तो उसको ऐसे कैलकुलेट नहीं करने वाला, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन में कोई कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो आप प्लीज़ कमेंट बता देना, क्योंकि रहता है मेरे, लेकिन कॉन्सेप्ट में नहीं रहेगा अनलेस मैं क्वेश्चन ही गलत ना पढ़ूँ, तो उसका टेंशन मत लो। तो 165.9 आ रहा है, जो कि कहीं भी नहीं दिख रहा है मुझे ऑप्शन में, ऐसा क्यों होता है मेरे साथ। 165.9 16 पॉइंट भी तो नहीं है कहीं भी, हाफ 8 सही तो है, या तो यहाँ पे एरर है क्या इस डेटा में, ठीक है। मैं इस डेटा को करेक्ट मानते हुए फिर से एक बार चेक कर लेता हूँ, साइड ऑफ द क्यूब 0.5 एंड प्लेस्ड, ठीक है।
तो दिस चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, बाकी सरफेस के थ्रू फ्लक्स जीरो रहेगा, खाली ये शेडेड पोर्शन के थ्रू फ्लक्स रहेगा। और यहाँ पे ऊपर वाले में फ्लक्स बाहर निकल रहा होगा तो पॉजिटिव लेंगे, यहाँ पे नेगेटिव, ठीक है। नीचे वाले फ्लक्स वैसे भी जीरो होगा क्योंकि वाई जीरो है, और यहाँ पे वाई की वैल्यू 0.5 है ना, साइड इज 0.5, ठीक है। तो 150 इंटू 0.5 स्क्वायर इंटू एरिया 0.5 स्क्वायर, ओके 0.5, अरे 0.5 इंटू 0.5 4 होगा ना, यहाँ गलती है ना, तो बाई 2 कर दो, ठीक है। दिस डिवाइडेड बाई 2 है ना। हाँ तो 8.3 इंटू 10 की पावर -11, ठीक है, मैच हो गया है ना, मेरा कैलकुलेशन एरर था। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स एंटरिंग इनटू अ गॉसियन सरफेस प्रोवाइड नेगेटिव फ्लक्स। ऊपर ही मैंने बताया था कि जो अंदर आता है उसका फ्लक्स नेगेटिव, ये थ्योरी में मैंने बताया था। कोई भी सरफेस है तो आपका जो एरिया वेक्टर होता है वो नॉर्मल टू द सरफेस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया वेक्टर अगर इस तरफ है तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ जा रहा होगा, कैसा भी ले लो, तो वो इस तरफ जा रहा है अंदर की तरफ, तो क्योंकि डॉट प्रोडक्ट ग्रेटर देन 90 डिग्री के लिए जीरो होता है तो फ्लक्स इसका जीरो होगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। अ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए क्यूब, द फ्लक्स थ्रू ऑल द फेसेस विल बी सेम। हाँ सिमेट्री से, क्योंकि आप चार्ज जो है एकदम सेंटर पे रख रहे हो तो उसके थ्रू आप फील्ड लाइन्स ड्रॉ करोगे, ठीक है। तो जितना फील्ड लाइन्स इसको क्रॉस करेगा उतना इसको क्रॉस करेगा, जितना टॉप को क्रॉस करेगा उतना ही बॉटम को करेगा, जितना आप फेस जो आपके क्लोजर है और फेस जो आपसे अवे है क्यूब का, उन दोनों को इक्वल क्रॉस करेगा, ठीक है, क्योंकि सेंटर पे है ना। तो ये भी ट्रू है, ये तो मतलब क्लासिक क्वेश्चन है, सब लोग करते हैं। इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नेट फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड गॉसियन सरफेस कंटेनिंग नो चार्ज इज जीरो, ठीक है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात ही नहीं बोलनी चाहिए थी, गॉसियन सरफेस कंटेनिंग नो चार्ज बोल दिया है तो जीरो रहेगा ही, मतलब इसका मतलब नहीं कि स्टेटमेंट गलत है, इसमें ओवर इन्फॉर्मेशन दिया गया है, नहीं भी दिया तो तभी ट्रू होता, ठीक है। ओके, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू अ गॉसियन सरफेस इट प्रोवाइड्स अ फाइनाइट नॉन जीरो फ्लक्स, ये गलत है, ये जीरो फ्लक्स प्रोवाइड करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू अ गॉसियन सरफेस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इसके पैरेलल है तो ये तो एरिया वेक्टर के पैरेलल हो गया, एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर हो गया ना, तो फ्लक्स क्या आ जाएगा यहाँ पे जीरो, ठीक है। तो ये फोर्थ स्टेटमेंट गलत है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट, ठीक है। तो कौन कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो डी ओनली, ये इनकरेक्ट है, ठीक है। ओके, व्हाट विल द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ, ओके एक मिनट लाइट ऑन कर लेते हैं, ठीक है। व्हाट विल द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ एज शोन इन फिगर, ईच साइड ऑफ फिगर इज एल, ठीक है। तो बहुत सारे पॉइंट चार्जेस है, सबका लोकेशन यहाँ पे दे दिया और किसी भी दो चार्जेस के बीच का सेपरेशन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, एटलीस्ट एडजेसेंट चार्जेस के बीच का दिया हुआ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ पूछ रहा है इस पॉइंट पे, इसको जूम करके कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमसे पूछा जा रहा है ना, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, पूरा फिगर दिख जाएगा, हाँ ठीक है। तो इस पॉइंट पे इसके कारण निकाल लेंगे, इसके कारण सबके जितने भी चार्जेस सबके कारण निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात देखो, ये 2Q के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 2E आएगा, तो E यहाँ पे Q के कारण E आएगा, ठीक है। तो E और 2E का बच के सिर्फ E बचेगा, है ना। ओके, वैसे ही यहाँ 2Q है, यहाँ Q है, तो 2E इस तरफ, E इस तरफ, ठीक है। ओके, ये हो गया। तो ये 1 2 3 4, ये चारों का हो गया, बाकी 4 बचा हुआ है, यहाँ -Q। अब देखो ये -Q, इससे इतनी दूर पे, ये -Q उतनी दूर पे, तो इन दोनों का इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों इस इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, है ना। वैसे ये Q है, ये 2Q है, ठीक है। तो फिर से यहाँ पे भी इफेक्ट वैसा आएगा जैसे यहाँ पे हो रहा था, तो इस Q के कारण यहाँ पे जितना भी होगा इसके कारण डबल होगा, ठीक है। तो बस, तो पहले इन चारों का अगर निकाले तो E2E तो बचेगा आपके पास इस तरफ E, ठीक है, और इस तरफ E, है ना। अब याद रखना E था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q चार्ज एट अ डिस्टेंस L, ठीक है। अब ये वाला Q चार्ज को देखेंगे तो ये इस पॉइंट से L और L मतलब √2L डिस्टेंस दूर है, तो डिस्टेंस को √2 टाइम्स बढ़ा देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हाफ हो जाएगा। तो इस +Q के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E का आधा रहेगा, ठीक है, और इसके कारण उसका डबल। समझ में आई बात। अगर +Q के कारण E/2 है, Q के कारण एट अ डिस्टेंस L जो Q था, L डिस्टेंस दूर के कारण अगर E यूज़ करेंगे तो Q और √2L डिस्टेंस दूर रहेगा तो उसके कारण E/2 यूज़ करेंगे, ठीक है। वैसे 2Q के कारण जो भी Q कर रहा होगा √2L डिस्टेंस दूर, 2Q √2L डिस्टेंस का डबल करेगा तो इतना, है ना। तो इन दोनों का रिजल्टेंट, क्योंकि ये दोनों 180 डिग्री दूर है तो ये इस तरफ आएगा E/2। ये कौन सा एंगल है, 45 डिग्री, ठीक है। अब इन तीनों का रिजल्टेंट निकालना हम लोग, है ना। तो इन दोनों का रिजल्टेंट तो इस तरफ आ जाएगा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट इस तरफ √2E और ये इस तरफ है E/2। तो मैग्नीट्यूड आपका हो जाएगा नेट इस तरफ आएगा, थोड़ा छोटा हो जाएगा, मतलब √2 - ½ इंटू E, ठीक है। तो √2 - ½ इंटू E ये करना है आपको, है ना। तो √2 - ½ E हो जाएगा KQ बाय डिस्टेंस स्क्वायर, है ना, K स्मॉल Q बाय डिस्टेंस स्क्वायर, तो K स्मॉल Q बाय डिस्टेंस स्क्वायर L स्क्वायर, है ना। तो इतना √2 - 1, तो ये तो इसी से मैच कर सकता है, अगर करेगा भी तो और थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 2√2 - 1/2 इंटू KQ बाय L स्क्वायर, ठीक है, और 2 को उस तरफ लेते हो, हाँ, तो 2 से मैच कर, है ना। K आपका 1/4πε होता है, ठीक है। 2 infinitely plane charges each with uniform surface charges plus sigma are kept in such a way that the angle between them is 30 degree. Okay, electric field in the region shown between them, ठीक है, इनके बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया है। ओके,
इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन शोन बिटवीन देम इज, ठीक है। तो बीच में कहीं नहीं पूछा है क्या ये कि एग्जैक्टली बीच में पूछा गया है इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन शोन, नहीं मुझे लगता है कहीं भी पूछा गया है, लेकिन फिर ये लेकिन लोकेशन पे डिपेंड कर ही नहीं रहा है। हाँ डिस्टेंस तो डिपेंड करता ही, हाँ तो अरे मैं खुद कन्फ्यूज, डिस्टेंस तो डिपेंड करता ही नहीं ना, तो कहीं भी यूज़ करो ना, ठीक है। बीच में कहीं भी यूज़ कर सकते हो है ना, क्योंकि एक्चुअली में डिस्टेंस, अब मैं दिखाता हूँ क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। मैं एक सेकंड के लिए मैं सोचा था डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा तो एक्स और वाई पे डिपेंडेंस सही नहीं, ये तो यूनिट वेक्टर पर डिपेंडेंस है। चलो एनीवेज यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, तो किस कोई पॉइंट ले लो यहाँ पे इनके बीच में, ठीक है। सपोज ये वाला पॉइंट लिए, जरूरी नहीं कि आप बाइसेक्टर पे लो, कहीं भी लो, सपोज यहाँ पे लियो, ठीक है। इसके कारण प्लस है तो प्लस के कारण अवयव है, ठीक है। और इसके कारण ये भी प्लस है तो इसके कारण भी अवयव आएगा, ठीक है। तो सपोज इसका नाम आप E1 रख रहे हो और इसका नाम आप E2 रख रहे हो, तो E1 और E2 का रिजल्टेंट निकालेंगे तो हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा, ठीक है। अब E2 को अगर आप लिखो तो E2 किस तरफ पॉजिटिव वाई कहलाओगे, ठीक है ना। तो E2 का मैग्नीट्यूड हो जाएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट और वाई कैप कहलाओ, है ना। E1 देखेंगे तो E1 का कॉम्पोनेंट आप लिख सकते हो, एक एक्स कहलाओ और एक वाई कहलाओ, ठीक है। तो E1 आप देखोगे तो ये और ये इनके बीच का एंगल कितना होगा, अभी बहुत ही आसान है निकालना। आप इसको ऐसे सोचो कि अगर आप ये ट्रायंगल को देखो, ठीक है, तो ये या इसको ऐसे देखो, इसको यहाँ ज्वाइन कर दो, है ना। तो आप देखोगे इसको यहाँ पे अगर ड्रॉप करोगे ऐसे करके, ठीक है, तो ये वाला 30 है, ये 90 है, तो ये कितना होगा 60 होगा, है ना। 30 90 120 है 60, ठीक है। ये 60 है तो ये कितना है 30 है ना। तो E2 जो है y क्या 30 बना रहा है, तो E1 सॉरी y क्या 30 बना रहा है, तो E1 कॉस, तो E1 का कॉस 30 होगा माइनस जे कैप कह लो, ठीक है। और E1 का साइन 30 होगा माइनस आई कैप कह लो, ठीक है। माइनस जे कैप माइनस आई कैप, ये दोनों हो गया, ठीक है। अब कॉस और साइन की बात करते हैं यहाँ, मतलब E1 का मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड है तो E1 इसके कारण था ना, तो E1 आपको पता है E1 और E2 दोनों सेम ही होगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो E1 का वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लो, कॉस 30 आपका √3/2 माइनस साइन भी कॉमन ले लो और साइन 30 हाफ, ठीक है। तो E1 यहाँ पे दिया हुआ है, E2 यहाँ पे दे दिया, दोनों को सम करेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा, है ना। तो नेट निकालना है आपको, ये सिंपली E1 प्लस E2 हो जाएगा, ठीक है। तो दिस प्लस दिस, तो आई वाला पार्ट जो होगा वो ये दोनों को ऐड करो ना, हम लोग को पॉजिटिव चाहिए ना बाहर में, ठीक है। तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट जे, और यहाँ पे तो 1 माइनस √3/2 जे, ठीक है। जे वाला पार्ट यहाँ पे इतना है, यहाँ सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन लेंगे, जे का कोफिशिएंट 1 बचेगा और यहाँ सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन लेंगे तो जे का कोफिशिएंट माइनस √3/2, ठीक है। आई वाला पार्ट तो सिर्फ इसके पास ही है, तो प्लस नहीं माइनस होगा, सॉरी माइनस हाफ आई कैप, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इतना आ गया है ना। तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस √3/2 जे कैप माइनस हाफ आई कैप, ऑप्शन डी से मैच कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या फ़र्क पड़ता अगर आपको बाहर में पूछा था यहाँ पूछा था, तो बस इसके कारण अवे हो जाता है, इसके कारण तो वही रहता है, लेकिन इसके एक के कारण चेंज हो गया, ठीक है। E1 वैल्यू चेंज हो गया तो नेट भी चेंज हो जाता है, ठीक है। कंसिडर a sphere of radius r which carries a uniform charge density rho. If a sphere of radius r/2 is carved out of it, ठीक है, then the ratio of electric field का मैग्नीट्यूड का रेशियो फील्ड, ठीक है, रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इस कन्फिगरेशन के लिए पॉइंट बी पे निकालना है और दोनों का रेशियो बताना है, ठीक है। ये वाला जो व्हाइट पोर्शन है यहाँ पे चार्ज नहीं है, बाकी सब जगह चार्ज जो है यूनिफॉर्म है, ठीक है। और चार्ज डेंसिटी आपको रो दिया हुआ है ना। ओके, तो काम का चीज़ जो है इसको मैं यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ, है ना। ऊपर भी शिफ्ट कर सकते हैं, यहाँ आराम से बनाते हैं इसको। ओके, तो हमें एक पॉइंट क्या है, ए और बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ना। तो अब एक बात सोचो, ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा अगर इसको कंप्लीट मान ले, यहाँ पे भरा हुआ है, ठीक है, तो कंप्लीट मानेंगे तब ए पे निकाल लो, और फिर ये वाले पार्ट पे जो अपने एक्स्ट्रा चार्ज डाला है ना, क्योंकि एक्चुअल में तो भरा हुआ नहीं, तो उसको फिर सब्ट्रैक्ट कर दो। तो ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड आप बोलोगे कंप्लीटली अगर फील्ड होता तब ए पे क्या होता, 0, कंप्लीटली फील्ड के कारण ए पे 0 होता, ठीक है। तो बेसिकली क्या करना चाहता हूँ देखो, तो इस कंप्लीटली फील्ड होता तब ए पे होता 0, ठीक है। और सिर्फ वो वाला पोर्शन होता यहाँ पे, जो ये वाला पोर्शन है, ये फील्ड होता तब ए पे, या देखना ये वाला पोर्शन को फिल करेंगे तो ऐसा दिखे, ठीक है ना। अब जो ये क्वेश्चन है इसको आप ऐसे सोच सकते हो, चलो ऐसे आपको कंफ्यूजन हो सकता है बहुत लोग को, या मुझे टाइम भी लग रहा है ऐसे ड्रॉ करने में इंडिविजुअली, है ना। मैं क्या करता हूँ, दोनों के लिए जो काम है ना, जैसे पहले बना रहा था वैसे ही बना सकते हैं मिट जा भाई, ठीक है। तो मैं इस क्वेश्चन को ऐसे ही मानूंगा, तो थोड़ा छोटा बनाए थे बस।
ओके, तो यहाँ पे कंप्लीटली फिल्ड, ठीक है, माइनस इसका इफेक्ट है ना, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये मिल जाएगा, है ना। ओके, पॉइंट्स का लेबलिंग कर देते हैं, ये वाला पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट बी है, ठीक है। ओके, तो इसके यहाँ पे ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे आप, तो ए पे 0 आएगा यहाँ पे, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए हो जाएगा 0, ठीक है। और यहाँ पे निकालेंगे तो ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, ठीक है। यूनिफॉर्मली चार्ज के कारण क्या होता है, रो मतलब के क्यूब आर स्क्वायर, सरफेस पे आउटसाइड सरफेस के क्यूब आर स्क्वायर, ठीक है। और रो के टर्म्स में कितना होता है, थ्योरी में देखे थे ना, उसको लिख लेते हैं क्योंकि रो दिया हुआ है ना, तो उसके टर्म्स में लिखना आसान होगा, है ना। तो ये होता है रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, बस, ठीक है। रो आर बाय 3 एप्सिलॉन, रो इंटू रेडियस डिवाइड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो बस, तो यहाँ पे ड्रॉ, हाँ, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए 0 है, और इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी यहाँ पे आप देखोगे तो रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और डायरेक्शन किस तरफ है, डाउनवर्ड, है ना। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए देखोगे, इसके कारण कितना आएगा, रो तो इसका भी वही है, इसका भी वही है ना, दोनों का रो ही है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ए का हो जाएगा यहाँ पे, ए पे हो जाएगा रो, लेकिन इसका रेडियस कितना है, आर बाय 2 है, तो रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट डाउनवर्ड ही होगा, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड बी, ठीक है ना। तो आउटसाइड वाले पॉइंट के लिए आपको फिर से दिखाऊँ, आउटसाइड वाले पॉइंट के रो के टर्म्स में कितना था, अरे के क्यूब आर स्क्वायर क्यों लिखा है, रो के टर्म्स में लिखता है ना, चलो मैं के क्यूब आर स्क्वायर से ही कर देता हूँ क्योंकि रो नहीं दिया हुआ है वहाँ पे, ठीक है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था रो के टर्म्स में दिया था तो फ़ायदा होता, कैलकुलेशन थोड़ा बच जाता। एनीवेज, चलो आउटसाइड पॉइंट है, ये तो आउटसाइड पॉइंट है, आउटसाइड के लिए के क्यूब आर स्क्वायर सिंपली, तो के चार्ज ऑन दिस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर। अब इसके सेंटर से इसका डिस्टेंस देखना, ठीक है। तो सेंटर से इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, ये आर बाय 2 है, तो 1.5 आर, तो के क्यूब बाय 1.5 आर का स्क्वायर, ठीक है। और ये भी डाउनवर्ड होगा, है ना। तो अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे ए पे, तो जो भी यहाँ का इफेक्ट है माइनस जो भी यहाँ का इफेक्ट है वो, तो दिस माइनस दिस करेंगे तो ए पे नेट आ जाएगा, वैसे दिस माइनस दिस करेंगे तो नेट भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 माइनस दिस रो आर बाय 6 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, डाउनवर्ड हो जाएगा, है ना। तो माइनस ऑफ डाउनवर्ड आपका अपवर्ड हो जाएगा, ठीक है। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी हो जाएगा दिस माइनस दिस, ठीक है। अब इसका वैल्यू निकाल ही लेते हैं। क्यू को आप लिखोगे, क्यू हो जाएगा चार्ज ऑन दिस थिंग, है ना, चार्ज ऑन दिस थिंग हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम 4/3 पाई आर बाई 2 क्यूब, क्योंकि इसका रेडियस आर बाई 2 है ना। तो यहाँ से क्यू का वैल्यू आपको मिल जाएगा, तो कितना मिल रहा है उसको लिख लेते हैं। क्यू मिल रहा है आपको 4π/3, 2 दूनी 4 दूनी 8 इंटू रो आर क्यूब, ठीक है। 4π/3 आर क्यूब इंटू रो, हाँ ठीक है। तो क्यू का वैल्यू इतना यहाँ पुट कर दे अगर, तो ई भी हो जाएगा दिस रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट डाउनवर्ड माइनस दिस, ठीक है। के का वैल्यू 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू है 4π रो आर क्यूब डिवाइडेड बाय 24 डिवाइडेड बाय 1.5 का स्क्वायर, 1.5 3/2 होता है, 3/2 का स्क्वायर 9/4 आर स्क्वायर, ठीक है। दोनों डाउनवर्ड है ना। ओके, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं ये वाला टर्म को, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन में 4π कट गया, तो क्या बचेगा 4/9 1/24 रो आर बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, डाउनवर्ड। और ये रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, इतना डाउनवर्ड हो जाएगा। तो ई भी हो जाएगा आपका, ये 4 छक है ना, 4 छक 24 और 54, तो 1/3 माइनस 1/54 रो आर बाय एप्सिलॉन, ठीक है। तो 54 माइनस 3 51 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 54, जो कि हो जाएगा 3 का टेबल में आएगा 17 और 18, हाँ 17 और 18 3 17, ठीक है। तो रो आर बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो इतना आ रहा है ई बी, ठीक है, इतना आ रहा है ई बी। और ये तो आपको मिला ही गया था मैग्नीट्यूड में रो आर बाय 6 एप्सिलॉन नॉट, तो ए बाई ई बी आपसे पूछा गया था ना। तो ए का मैग्नीट्यूड कितना था, रो आर, और मैंने इसको पूरा डायरेक्शन के साथ लिखना है, अगर वाले क्वेश्चन में नहीं पूछा था लेकिन आप चाहोगे लिखना तो ऊपर हो जाए, ठीक है। तो रो आर बाय 6 एप्सिलॉन नॉट और ई बी आया है आपका 17 में 54, यानी 54/17 रो आर, ठीक है। तो रो आर कट गया, रो आर बाय एप्सिलॉन नॉट भी तो आएगा ना, 54 एप्सिलॉन नॉट भी तो था ही, वो कैसा कैंसिल होगा, ठीक है। तो बेसिकली आपके पास 54 9/17 आ रहा है, जो कि मैच नहीं कर रहा ऑफकोर्स। 9/17, अरे हाँ मैच तो कर रहा है, मेरे को लगा, मैं पहले ही मान लेता हूँ कैलकुलेशन मिस्टेक तो हो ही गया होगा। 18/34 दिया हुआ है, ठीक है, ऑप्शन बी, ठीक है। वो तब भी हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक हो, लेकिन कॉन्सेप्ट सही है। आप ऐसे तोड़ के कर देना, उन पार्ट्स में तोड़ना जिसका आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो। तो जैसे कोई भी चीज़ कटा हुआ है
तो टोटल अगर भरा हुआ हो तो माइनस कटा हुआ पार्ट, ऐसे सोचा ना, ठीक है। इसके लिए भी निकाल सकते हो, इसके लिए भी निकाल सकते हो, लेकिन फिर वही है याद रखना डिस्टेंस वगैरह का है ना, और जिस पॉइंट्स पे निकाल रहे हो उसका लोकेशन अच्छे से याद रखना, गलत में ड्रॉ कर देना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट शीट में चलते हैं। द वॉल्यूम ऑफ चार्ज डेंसिटी इन स्फीयर ऑफ रेडियस 6 इज इतना, नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है, कमिंग आउट, ठीक है। अब नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया अगर मतलब नहीं पता है, जो कि मुझे नहीं पता सच में, तो अब इसका यूनिट देखोगे तो न्यूटन पर कूलम है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहे हैं ना, इसको देख के को समझ में आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जा रहा हो, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और नाम है नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स पर यूनिट सर्फेस एरिया, ठीक है। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपसे पूछा जा रहा है बेसिकली, है ना, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड पूछा जा रहा है, डायरेक्शन का मतलब नहीं खाली ई, ठीक है। तो आपको कमिंग आउट फ्रॉम द सरफेस, तो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया है, यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ठीक है। तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज होता है आपका रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, है ना, रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अभी देखे थे ना जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में, इसलिए मुझे याद है, अदरवाइज मैं भूल भी जाता है। रो का वैल्यू कितना है 2 माइक्रो, तो रो है 2 माइक्रो, ठीक है, लेकिन पर सेंटीमीटर क्यूब है। अब सेंटीमीटर होता है 10⁻², उसका क्यूब करेंगे तो -6, ठीक है। तो रो का वैल्यू इतना ऐसा यूनिट में इंटू रेडियस, रेडियस 6 है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट है ना। तो ये 2 × 6 12 बाय एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन का वैल्यू पुट करना पड़ेगा, तो 8.85 × 10⁻12, ठीक है। तो 10⁻10 में चाहिए, तो आप 2 0 इसको दे दो और फिर 10⁻10 यहाँ बचेगा, है ना। 12 को ऊपर ले जाएंगे मतलब -12 हो जाएगा, 2 0 इसको दे दो और 10⁻10, तो इसका वैल्यू आपको पता करना है, ठीक है। तो 1200 डिवाइडेड बाय 8.85, कैलकुलेटर यूज़ कर लेते हैं। ये तो बहुत अजीबोगरीब नंबर आ रहा है, 135.59 ये आ रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ है ना। तो मुझे नहीं पता ये कैलकुलेशन सही है कि गलत है, मैं चेक कर लेता हूँ, मैंने कोई गलती नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो इतना ही आया था ना, रो आपका माइक्रो है डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर क्यूब मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब -2 होता है, और उसका 3 टाइम्स करेंगे -6, सही है। तो ये कट गया 12 बाय एप्सिलॉन नॉट, और ये इतना एप्सिलॉन नॉट इतना होता है, सही है अपना, हर चीज़ सही है यहाँ पे, ठीक है। तो हो सकता है डेसिमल ही आना हो, ठीक है, 135.539, तो 135 वो नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स जो भी है इतना 135.539 आप लिख देना, ठीक है। मैं ये देख रहा हूँ रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, ये सही है ना, तो वापस फॉर्मूला में देख लेते हैं, रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, एक बार इसको देख भी लेते हैं ना, क्रॉस चेक भी कर लेते हैं, रो आर बाय 3 एप्सिलॉन सही है कि नहीं। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन में स्किप करना, स्किप कर सकते हैं। रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, तो आपको पता है सरफेस पे होता है k/r², ठीक है, k को आप 1/4 पे एप्सिलॉन लिखते हैं, है ना, और q होता है आपका रो × 4/3 πr3, ठीक है, डिवाइडेड बाय r², है ना। मैं जस्ट चेक कर रहा हूँ सेम फॉर्मूला आता है कि नहीं। तो 4π से 4π कट गया, रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, हाँ रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट आता है, ठीक है। तो सब सही है, टेंशन मत लो। अ लॉन्ग सिलिंड्रिकल वॉल्यूम कंटेन्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज ऑफ डेंसिटी रो कूलम पर मीटर क्यूब, द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सिलिंड्रिकल वॉल्यूम एट अ डिस्टेंस, ठीक है। ओके, अब ये हम लोग थ्योरी में नहीं पढ़े थे, वाले फॉर्मूला लिखा हो तो उस PDF में जो मैं शेयर करूँगा फर्स्ट शीट में, लेकिन मैं इसको डिराइव करूँगा गॉस लॉ से, ठीक है। मतलब मैं दिखाना चाहता हूँ अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता तो आप क्या करोगे, है ना। तो इसको मैं गॉस लॉ से डिराइव करूँगा। तो जब भी सिलिंड्रिकल सिमेट्री होगा तो आप सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस लेना, ठीक है। स्फेरिकल सिमेट्री में स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, सिलिंड्रिकल सिमेट्री में, तो यहाँ पे एक ये सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस, एक्स डिस्टेंस दूर निकालना है तो एक्स रेडियस का एक्स सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ले लो, ठीक है। अब इसके लिए फ्लक्स निकालेंगे, तो खाली आपको पता है सिलिंड्रिकल सिमेट्री है तो ई आपका सिमेट्री से रेडियली आउटवर्ड या रेडियली इनवर्ड होगा। मैं रेडियली क्या बोलेंगे, रेडियल बोलना चाहिए ना उसको, रेडियली नहीं बोलना चाहिए, अवे फ्रॉम एक्सिस होगा, टुवर्ड्स एक्सिस होगा, बस वैसा बोलेंगे, ठीक है। तो अवे मैं मान लेता हूँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे की तरफ मान लेता हूँ मैं, है ना। तो ये दिख नहीं रहा होगा आपको, तो इससे ड्रॉ कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अवे मान लिया मैं, ठीक है। तो फ्लक्स हो जाएगा E इंटू कर्व सरफेस एरिया 2πx इंटू H, ठीक है, ओके। और आपका ये हो गया फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, चार्ज इनक्लोज हो जाएगा रो इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम इसका हो जाएगा πr² H, चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट ही मैं लगा रहा हूँ, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आप देखोगे रो बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स, पाई कैंसिल 2/2, ठीक है। तो रो x बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इतना आ रहा है ना। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटीरियर में ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड सिलेंडर, ठीक है। तो x इक्वल टू इतना में पूछा गया था, तो x का वैल्यू पुट कर देते हैं। x का वैल्यू कितना है 2 एप्सिलॉन नॉट बाय रो, यहाँ पे कितना हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड 1 हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा 1, सब ऐसा यूनिट में ही है, तो टेंशन मत लो, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू x का वैल्यू इतना पुट कर देने पे 1 आएगा, ठीक है। स्फेरिकली सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज कंसिडर्ड विथ
चार्ज डेंसिटी वेरिंग एज दिस। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। तो स्मॉल आर वेरी कर है, कैपिटल आर तो आपका रेडियस ऑफ ये जो भी है ये मतलब एक कांस्टेंट है कैपिटल आर। तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी पूछा गया, पी इनसाइड में है ना, ठीक है। तो हम एक काम करेंगे, आप तो फिर से स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अब देखो स्फेरिकल मतलब क्या है, सिर्फ डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर पे डिपेंड करेगा, और ऊपर में क्या था, सिलेंड्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था। सिलेंड्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जब भी रहेगा तो आप मान लेना कि आपका जो चार्ज है वो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है खाली डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सिस से डिस्टेंस मतलब जो पॉइंट्स एक्सिस से सेम डिस्टेंस दूर होंगे उन सब पॉइंट पे डेंसिटी ऑफ चार्ज सेम रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ चार्ज आप देख सकते हो यूनिफॉर्म भी दिया हुआ तब भी बात वही है, ठीक है। और जैसे यहाँ पे आपका स्फेरिकली सिमेट्रिक है, मतलब क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर सिर्फ उस पर डिपेंड करेगा, और डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर क्या है, स्मॉलर, सिर्फ उस पर डिपेंड कर रहा है चार्ज का डेंसिटी, ठीक है। और बाकी कोई चीज़ पर डिपेंड नहीं कर रहा, बाकी सब कॉन्स्टेंट्स है ना। तो जब भी स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का तो आप स्फेरिकल गॉसियन सरफेस लेना। तो ये मैं स्फेरिकल गॉसियन सरफेस लूँ रहा हूँ, ठीक है, ये आपका गॉसियन सरफेस है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में आप रेडियली आउटवर्ड मान लेना या रेडियली इनवर्ड, जैसे मानो मैं आउटवर्ड मान रहा हूँ। तो फ्लक्स अगर आपको निकालना है, ई डॉट डी ओवर दिस सरफेस करेंगे, ठीक है। तो ई इंटू इसका सरफेस एरिया जो कि 4πr² हो जाएगा, ठीक है। हर जगह ई और डी ए पैरेलल है ना, सिंपली ई डी ए का इंटीग्रेशन इतना है ना। फ्लक्स हो गया, चार्ज इनक्लोज निकालना आपको तो इंटीग्रेशन करना होगा, क्योंकि चार्ज जो है डेंसिटी जो है यूनिफॉर्म नहीं है चार्ज का, ठीक है ना। तो चार्ज इनक्लोज निकालना है आपको तो इंटीग्रेशन करना होगा रो डी वी का, ठीक है। अब रो का वैल्यू आपको दिया हुआ है रो नॉट इंटू 3/4 - r/r, तो रो हो गया डी वी, है ना। अब कोई भी थिन शेल लोगे उसका एक्स रेडियस का, ठीक है, तो उसका डी वी इतना हो जाएगा, है ना। एक्स रेडियस का अगर आप और डी एक्स थिकनेस का एक शेल लोगे, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये जो शेडेड पार्ट है इसका वॉल्यूम इतना है ना, क्योंकि ये जो कंप्लीट ये जो मैं स्फीयर बनाया हूँ उसको बहुत सारे छोटे छोटे शेल्स में तोड़ सकते हैं, और हर एक शेल के अंदर चार्ज ऐसे निकालेंगे, सबको जोड़ देंगे तो टोटल चार्ज इनक्लोज बाय दिस, मतलब इसके अंदर चार्ज निकालेंगे इसको बहुत सारे शेल्स में हम लोग तोड़ रहे हैं ना, और हर एक शेल के लिए चार्ज का वैल्यू इतना है, ठीक है। तो 0 से लेकर आर तक इंटीग्रेट करना है, ठीक है। इसको एक्स ले लो यहाँ पे, क्योंकि अब एक्स हो गया है, ठीक है। एक्स तो वैसे डमी वेरिएबल है, एक्स के अंदर वाई भी रख दो जाएगा तो रिजल्ट सेम ही आएगा, ठीक है ना, डमी वेरिएबल होता है ना सब। बस ठीक है, अब यहाँ पे वापस कलर चेंज कर लेते हैं। तो 4π ρ0 रहने तो 4π ρ0 कॉन्स्टेंट है, 4π ρ0 बाहर ले लो, 3/4 x² dx, तो 3/4 x³ माइनस 1/r रहने दो, x इंटू x² x³ हो जाएगा, तो x³ का इंटीग्रेशन इतना, ठीक है। तो चार्ज इनक्लोज इतना आ गया, ठीक है। तो चार्ज इनक्लोज भी पता है आपको, फ्लक्स भी पता है, तो दोनों को इक्वेट कर दो। इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है ना, तो दिस इज इक्वल टू दिस बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो आपको पता है फ्लक्स की वैल्यू दिस बाय एप्सिलॉन नॉट होगी, दिस बाय एप्सिलॉन नॉट, और फ्लक्स का वैल्यू आपने निकाला था e इंटू 4πr², ठीक है। फ्लक्स की वैल्यू है e इंटू 4πr² इज इक्वल टू ये वाली चीज़, तो 4π कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से r³ कॉमन ले लो आप, 1/4 r³ कॉमन, तो ठीक है। तो अब कैंसिलेशन करोगे तो ये से ये कैंसिल हो जाएगा, है ना, 4π से 4π कैंसिल, ठीक है। तो बेसिकली ई का वैल्यू आपको मिलेगा ρ0/4 एप्सिलॉन नॉट 1 - r/r इंटू r, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इतना मिल रहा है ना, ρ0 r/4 एप्सिलॉन नॉट, ρ0 r/4 एप्सिलॉन नॉट 1 - r/r, है ना, इससे मैच कर रहे हैं, ठीक है। ओके, हो सकता है क्वेश्चन को एलिमिनेशन ट्रिक से जल्दी बना ले, लेकिन मैं वो सब डिस्कस नहीं करूँगा, उसके लिए तो अलग वीडियोज रहेंगे। यहाँ पे वैसे मतलब जो लेजिट तरीके होते हैं, फुल फॉर्मल तरीका वैसे बना रहे क्वेश्चन को, ठीक है, मतलब फुल सोल्यूशन के साथ, ट्रिक यूज़ नहीं कर रहे कुछ एलिमिनेशन का, है ना। फिगर शोज अ रॉड AB विच इज बेंट इन ए 120 डिग्री सर्कुलर आर्क, अ चार्ज -q इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द रॉड AB, ठीक है। तो चार्ज Q को हम लोग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिए इस रॉड के सरफेस पे ना, रॉड खाली बेंट इन द शेप ऑफ ए आर्क ऑफ द सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर। तो हम लोग फॉर्मुला में देखे थे, अगर आपको याद हो, कि आर्क के कारण यूनिफॉर्मली चार्ज आर्क है, तो उसके कारण एट द सेंटर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो एंगुलर बाइसेक्टर के अलॉन्ग होता है, अवे होता है, और उसका मैग्नीट्यूड था 2k λ/r इंटू साइन α/2, ये पूरा एंगल अल्फा है तो साइन α/2, ठीक है, यही था ना। तो बस इसको यूज़ करेंगे यहाँ पे, 2k होता है k के फॉर्म में, चलो 1/4 एप्सिलॉन नॉट यूज़ किया है, ठीक है, इंटू लैम्डा हो जाएगा चार्ज डिवाइडेड बाय लेंथ। तो चार्ज कितना है यहाँ पे, q चार्ज है ना, और लेंथ से कितना है, अब 120 डिग्री है, पूरा सर्कल होता तो 360 डिग्री रहता, यानी पूरे सर्कल का लेंथ जो होता है उसका 1/3 है ना, 120 डिग्री 360 डिग्री का 1/3 होता है, ठीक है। तो लेंथ हो जाएगा 2πr/3, 1/3 ऑफ फुल सर्कल में 2πr होता है, ठीक है। तो 3q/2πr है आपका लैम्डा का वैल्यू, तो लैम्डा का वैल्यू 3q/2πr यूज़ कर लो, ठीक है। तो 2 यूज़ कर ले, k यूज़ कर ले, लैम्डा यूज़ कर ले, डिवाइड बाय r इंटू साइन α/2, 120/2 sin 60 √3/2, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है हमें, ओके। तो 4 दूनी 8 दूनी 16, रुको 1 2 1 कट गया, 4 दूनी 8, 8π²
एप्सिलॉन नॉट्स इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। नीचे वाला हो गया काम तमाम, ऊपर वाला 3√3 इंटू क्यू, है ना। और डायरेक्शन आप देख लो यहाँ पे, डायरेक्शन अवे करना है तो मतलब इस तरफ होगा, है ना। तो अपने केस में डायरेक्शन इस तरफ आएगा, ठीक है। हम लोग को हमेशा अवे करना है ना, तो इस तरफ आएगा, इस तरफ मतलब माइनस ठीक है, ठीक है। ओके सॉरी माइनस आई कैप, मैं क्या बोल रहा हूँ, इसका लिख दिया मैं इस तरफ। तो आई मैं ऑप्शन देखा था मुझे समझ में आ रहा है, जे कैप वाला तो आई कैप है, ठीक है। तो -√3√3 वाला ये चार्ज नेगेटिव है क्या? ओके माइनस क्यू चार्ज है ना, तो वही मैं सोचा कि ऑप्शन एलिमिनेशन इतना आसानी से क्यों आ रहा है। माइनस क्यू चार्ज था यहाँ पे, ठीक है। तो प्लस हो जाएगा, तो नेगेटिव चार्ज है तो उल्टा हो जाएगा ना, नेगेटिव चार्ज है तो टुवर्ड्स हो जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव होता है वो वेर होता है, नेगेटिव से टुवर्ड्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आ जाएगा। तो मैग्नीट्यूड देख लो 3√3/8 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आई कैप, है ना। ऑप्शन 2 से मैच कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक पार्टिकल का मास चार्ज दे दिया, वो मिड पॉइंट पे लाई कर रहा है बिटवीन 2 स्टेशनरी पार्टिकल्स जिनके बीच का सेपरेशन 2 मीटर है और दोनों का चार्ज क्यू है, ठीक है। तो बेसिकली 3 चार्जेस है, क्यू और ये मिड पॉइंट पे है क्यू, ठीक है। ये भी 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है ना। ओके, और इसका मास कितना है, m है, ठीक है। ये कोलिनियर है, ठीक है। तो अगर इसको स्लाइटली डिस्प्लेस करते बाय x, तो SHM कर रहा है। अब x के थ्रू डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन के लॉन्ग बताया नहीं है, तो आप थोड़ा दिमाग लगाओगे। अगर SHM करवाना है तो x के लॉन्ग इसको डिस्प्लेस करोगे, ठीक है। थोड़ा सा इधर करोगे तो ये इसका रिपल्शन बढ़ जाएगा, तो नेट फोर्स इस तरफ आ जाएगा, और इस तरफ डिस्प्लेस करोगे तो इसका रिपल्शन बढ़ जाएगा, तो नेट फोर्स इस तरफ। तो आपस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आना चाहता है, मतलब SHM करेगा, ठीक है। ऐसा मतलब एक्सीलरेटरी तो करेगा ही, एक्सीलरेटरी कर रहा हो तो मोस्ट प्रोबेबली SHM हो जाएगा, टेंशन मतलब हम लोग कैलकुलेट करके पता चल जाएगा। y का लॉन्ग डिस्प्लेस मत कर देना, ठीक है, तब नहीं होगा SHM, है ना। कुछ नहीं बोला गया वैसे, यहाँ पे x दिया गया है तो उससे भी अब हिंट मिल रहा है, ऑल्दो ये तो डिस्टेंस है, एक्सिस नहीं है, ठीक है। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी अगर इतना है तो बताना है आपको वैल्यू, ठीक है। तो आपको बेसिकली SHM का एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालना है, ठीक है। तो SHM का इक्वेशन पहले पता करो इसका, या a = ω² वाला रिलेशन आने की कोशिश करो, ठीक है। ओके, अब उसके लिए क्या करो आप, बहुत ही सिंपल है। अब इसको 2 तरीके से कर सकते हैं हम लोग। एक तो ट्रेडिशनल मतलब लंबा तरीका कि इस पोजीशन पे आपको पता है फोर्स कितना है, 0 है, नए पोजीशन में फोर्स निकाल लो, ठीक है। तो फिर और उन दोनों को फिर आप ऐड, तो मैं वैसे ही करता हूँ पहले। तो इस पोजीशन पे ऑलरेडी पता है मुझे फोर्स 0 है, तो अभी फोर्स क्या है, 0 है, ठीक है। इसको डिस्प्लेस कर देंगे तो फिर न्यू पोजीशन पे फोर्स क्या होगा वो निकाल लेंगे। तो अभी तो फोर्स 0 है, इसको डिस्प्लेस करने के बाद वाले पोजीशन पे फोर्स निकालते हैं, तो क्यू, ठीक है ना। तो अभी तो ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा 1 + x, क्योंकि x इसके तरफ मान लो मैंने डिस्प्लेस किया, और ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा 1 - x, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स निकाल लो, है ना, ठीक है। तो इनके बीच का हो जाएगा k q1 q2 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस स्क्वायर, ठीक है। ये इस तरफ आएगा और इनके बीच का हो जाएगा k q1 q2 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस स्क्वायर, ठीक है। इसको प्लस में लिख देते, इसको माइनस में, क्यों, क्योंकि इसके कारण, और नेट फोर्स इस तरफ हो जाएगा ना, ये फोर्स आएगा, ये F इस तरफ आएगा, ठीक है। आप देख सकते हो ना इनके बीच का सेपरेशन कम है, तो ये वाला फोर्स इसका, इसको ज़्यादा फोर्स लगेगा, इसको कम फोर्स आएगा, तो नेट फोर्स उस तरफ, ठीक है। तो नेट फोर्स की तरफ इसका फोर्स ही रहेगा, तो इनका इंटरेक्शन को पॉजिटिव मिलेगा, इसको नेगेटिव। बेसिकली दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है और डायरेक्शन लेफ्ट की तरफ में है, तो बड़े वाले नंबर को पॉजिटिव रखें, छोटे वाले को नेगेटिव रखें, ठीक है। बस अब इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो KQ² कॉमन ले लो, 1 - ठीक है। तो 1 - x² का स्क्वायर 1 + x² - 1 - x², ठीक है। तो ये हो जाएगा KQ², तो a² + b² तो कैंसिल, 2 × 4x, ठीक है। और यहाँ पे x² x लेस देन 1 था, तो x² तो बहुत ही ज़्यादा लेस देन 1 होगा, तो इसको इग्नोर करेंगे तो 1 हो गया, है ना, अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। तो आपका फोर्स का एक्सप्रेशन इतना है, ठीक है। अब फोर्स डिवाइडेड बाय x करेंगे तो आपको k मिल जाएगा। k क्या होता है, फोर्स डिवाइडेड बाय x, है ना। फोर्स पता चल गया, डिस्प्लेसमेंट पता चल गया, तो k आपको मिल जाएगा, k निकाल लो, फोर्स बाय x, ठीक है। और फोर्स बाय x करोगे तो कितना है, 4k, अरे k से आप कन्फ्यूज हो जाओगे ना, हाँ चलो वैसे करते फिर इसको। जो फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट होता है उसको m² बोलते हैं, पता है ना आपको SHM में। तो SHM में पता है, SHM का नॉलेज मैं यूज़ कर रहा हूँ कि जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है वो क्या होता है, m⍵², ठीक है। और स्प्रिंग कांस्टेंट जो होता है वो फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट है ना। तो फोर्स का वैल्यू है यहाँ पे, फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 4kQ², ठीक है। तो m⍵² इसके बराबर है, ये स्प्रिंग कांस्टेंट वाला चीज़ है, फोर्स कांस्टेंट, स्प्रिंग तो नहीं बोलना चाहिए, फोर्स कांस्टेंट, ठीक है। तो ऑलरेडी क्वेश्चन में k है तो इससे कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं ऐसा लिखा, ठीक है। ओके, तो m⍵² बेसिकली इसके बराबर है, तो ओमेगा 4kQ² m का स्क्वायर रूट। अब इसमें खाली डेटा पुट कर लेते हैं। ओके, Q² को बोल दिया है 10c², 10 कूलम स्क्वायर, ओके। Q² का वैल्यू 10 बोल दिया है, तो Q² आप 10 यूज़ कर लो, तो 4 × 9 × 10⁹ × 10 डिवाइडेड मास कितना दिया हुआ भैया, मास दिया हुआ था 1 मिलीग्राम, 1 मिलीग्राम मतलब 10⁻⁻6 किलोग्राम, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट है ना, इसको मैं इधर लिख देता हूँ,
ठीक है, ओमेगा इतना आ गया। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये ऊपर जाएगा तो 15 1 16, 16 मतलब 10 की पावर 8 और 36 का 6, 6 × 10 की पावर 8, ठीक है, 6 1 7 16, 6 × 10 की पावर 8 आ रहा है तो 6000 हो जाएगा ये। 7 16 16 का 8 है ना, और 9 चौक 36, 36 का 6, 10 की पावर 5 बोले ना वहाँ पे, तो 6000 आता है क्या, मतलब आता है, मैं वो पूछ रहा हूँ 6000 × 10 की पावर 5, ठीक है। 6000 इतना बड़ा नंबर अलाउड होता है क्या? मैं मान लेता हूँ होता होगा, ठीक है, या ये डेटा में कुछ गलती होगा, अभी के लिए तो मेरा कैलकुलेशन एरर अगर नहीं है तो 6000 × 10 की पावर 5, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 6000, ठीक है। ओके, एनीवेज आगे बढ़ते हैं। यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क ऑफ रेडियस आर हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज प्लेस्ड इन एक्स वाई प्लेन विद द सेंटर एट ओरिजिन, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलोंग द z एक्सिस एट डिस्टेंस z फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। तो एक्स वाई प्लेन में आपका डिस्क रखा हुआ है सेंटर एट ओरिजिन, ठीक है, और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है अलोंग z एक्सिस एट डिस्टेंस, मतलब ऑन ये बता एक्सिस का अलोंग बताना है एट डिस्टेंस z फ्रॉम सेंटर, ठीक है। तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड अबे लिखते हैं हम लोग, वैल्यू क्या होता था सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा, जहाँ पे थीटा होता है ये वाला एंगल है ना, इसको थीटा बोलते थे, ठीक है। डिस्क और पॉइंट के, डिस्क के पेरिफेरी को ज्वाइन कर दो पॉइंट के साथ, और एक्सिस और उस लाइन के बीच के एंगल को थीटा, ठीक है। तो इतना हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। ओके, तो वाली वैल्यू पुट कर दो, तो ये कॉस थीटा यहाँ पे कितना होगा, याद रखें राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये 90 डिग्री है, कॉस थीटा हो जाएगा z बाय ये वाला डिस्टेंस, ठीक है। रेडियस कितना r है ना, तो ये हाइपोटेनस लेंथ हो जाएगा r स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, ठीक है। तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा मतलब z डिवाइडेड बाय r स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस z बाय r स्क्वायर प्लस z स्क्वायर का स्क्वायर रूट, यही होगा ना, हाँ, और किसी से मैच नहीं कर रहा, ठीक है। टोटल चार्ज इनक्लोज इन एन इंक्रीमेंटल वॉल्यूम इतना लोकेटेड एट द ओरिजिन इज इतना, इफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, अब व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, ये कहीं भी एनसीईआरटी में तो मेंशन नहीं है, तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए था इस फॉर्म टू भी, ठीक है। चलो हम लोग थोड़ा तुक्का मारेंगे, और उससे अगर कुछ नहीं आया सेंसिबल तो फिर हम लोग चेक कर लेंगे इंटरनेट में कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी का मतलब क्या होता है, फिर क्वेश्चन सॉल्व, क्योंकि इसके अगर आपको टर्म ही नहीं पता तो कैसे करोगे। और सच तो सिलेबस का पार्ट नहीं है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पार्ट है, ये मत सिंपली दिमाग मत लगाना कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिवाइड बाय एरिया कर देंगे तो, या वॉल्यूम कर देंगे तो इलेक्ट्रिक डेंसिटी मिल जाएगा, ठीक है। वैसा मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि यूनिट भी अब देखो तो कूलम बाय मीटर स्क्वायर है, ठीक है ना। तो अगर आप, क्योंकि देखो गॉस लॉ तो यूज़ करना पड़ेगा फ्लक्स निकालना है, तो हम लोग गेस मारेंगे कि एक्चुअली में क्वांटिटी है क्या, ठीक है। तो गॉस लॉ होता है फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना। अब फ्लक्स डायमेंशनल होता है, आपका फ्लक्स क्या होता है E इंटू ए, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया वही तो होता है, चार्ज होता है आपका कूलम, है ना, और एप्सिलॉन नॉट को वैसे तो कूलम बाय मीटर स्क्वायर चाहिए, तो कूलम बाय एरिया चाहिए, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एप्सिलॉन नॉट, यही मेरा गेस है यहाँ पे, ठीक है ना। फिर से ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं तो नहीं पूछना चाहिए था, लेकिन क्योंकि पूछ लिया तो हम लोग डिस्कस कर ले, तो हम लोग इसी को मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स डेंसिटी। अभी के लिए मेरा गेस है कि ये इतना, आप क्योंकि वेक्टर फॉर्म में दिया है तो इतना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स डेंसिटी को डी से डोट कर रहे हैं, तो डी वेक्टर साइन होना चाहिए, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी यहाँ पे इसको देख के तो लग रहा है, तो डी वेक्टर इज इक्वल टू दिस, याद रखना है, ठीक है। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इंटू एप्सिलॉन नॉट करना है, ठीक है ना। ये मेरा तुक्का है ना। अब ऑफ कोर्स डायमेंशनल मेथड से आप कांस्टेंट और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को पता नहीं कर सकते, यहाँ 2 टाइम्स हो सकता है 3 टाइम्स हो सकता है, वो हमें नहीं पता, ठीक है। तो अभी के लिए तो, लेकिन अगर नहीं बनाना है उससे अच्छा तो ऐसा गेस मार के बना ले, ठीक है। जो भी आपको कॉन्सेप्ट में ध्यान देना है ना, भले इसके यहाँ पे 2 भी आ जाए, कॉन्सेप्ट में चेंजेस नहीं आएगा तो आप देख लो तब भी, ठीक है ना। और इससे आपको समझ में आएगा कि अगर क्वेश्चन में कोई टर्म का मतलब नहीं पता तो आप कैसे उसको बना, तो मतलब तब भी अप्रोच कैसे कर सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। ओके, तो इंक्रीमेंटल तो बहुत छोटा वॉल्यूम दिया हुआ है एट ओरिजिन, और वहाँ पे डी वेक्टर दिया मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दिया हुआ एक्सेस में। अरे ये तो थोड़ा मेहनत वाला टर्म काम है, ठीक है। ओके, तो ठीक है, तो आप इसको ऐसे समझो कि अगर आप एक क्यूब इमेजिन करो, ठीक है, तो एक क्यूब इमेजिन कर लो, है ना, क्यूब है, ठीक है ना, या कोई भी स्मॉल वॉल्यूम है लेकिन क्यूबॉइडल शेप का है, ठीक है ना। इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट एक्स है, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट एक्स प्लस डी एक्स है, ठीक है ना। अब ये अगर आपका एक्स जेड प्लेन, एक्स इधर है, वाई इधर है, जेड इधर है, ठीक है ना। तो इस फेस के थ्रू, है ना, ये जो फेस आपको दिख रहा है जो कि एक्स जेड प्लेन के पैरेलल है, इस फेस के थ्रू फ्लक्स किसका आएगा, नहीं एक्स का आएगा, नहीं जेड का आएगा, ई एक्स का भी नहीं आएगा क्योंकि ई एक्स भी इसके पैरेलल है और ई जेड भी इसके पैरेलल होगा, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लॉन्ग एक्स का भी फ्लक्स नहीं आने वाला, जेड का भी नहीं आने, वाई का आने वाला है, ठीक है। तो इसके थ्रू वाई का आने वाला है ना। या आप इसको ऐसा समझो, इसको मैं 3 डायमेंशन में ड्रॉ कर दूँ अगर, ठीक है। तो अब अगर ये फेस के थ्रू दिखाना आसान है तो मैं इस फेस के थ्रू दिखाता हूँ। ये वाला फेस के थ्रू किसका फ्लक्स आएगा, सिर्फ ई एक्स का आएगा, ठीक है ना। तो इस फेस के थ्रू सिर्फ ई एक्स का फ्लक्स आना चाहिए, ठीक है। तो मैं फ्लक्स निकालता हूँ इस फेस के थ्रू ई एक्स का, तो इसके थ्रू जो फ्लक्स आएगा ई एक्स का, तो ई एक्स इंटू ये वाला एरिया, ठीक है ना। अब जैसे ये एक्स है, एक्स प्लस डी एक्स है, मतलब बेसिकली इसका ये लेंथ डी एक्स है, वैसे ये लेंथ डी वाई है ना, सॉरी डी जेड, इसको वाई ऊपर वाले को मैं
ये dx है, ये dz है और ये dy है ना। डायमेंशन जो क्यूबॉइड का ऐसा ऐसा है ना, ठीक है। तो ये वाला फेस का एरिया कितना हो जाएगा, ये लेंथ है आपका dy और ये लेंथ है dz, तो dy इंटू dz, ठीक है। अब कैलकुलस के हिसाब से x प्लस डी में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको आप ex प्लस dx बोलते हैं ना, तो ये ex प्लस dx होगा, ठीक है। वैसे इस वाले फेस के थ्रू फ्लक्स निकालोगे तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड x अंदर जा रहा होगा, यहाँ पे बाहर निकल रहा होगा, है ना। तो यहाँ पे फ्लक्स हो जाएगा ex इंटू फिर से इसका एरिया जो कि dy dz है, समझ में ना। इस फेस का एरिया dy इंटू dz, इस फेस का एरिया dy इंटू dz। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड x प्लस dx पे ex प्लस dx है और x पे ex है, ठीक है। लेकिन ये फ्लक्स नेगेटिव होगा, तो नेट फ्लक्स अगर देखें इन दोनों फेसेस के थ्रू खाली नेट देखें, ठीक है, तो वो दिस प्लस दिस करेंगे तो माइनस ex प्लस ex कैंसिल हो जाएगा। तो बेसिकली आपका ये dx में यहाँ पे ऐसे नहीं लिखना चाहिए, dex लिखना चाहिए ना, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड का x कॉम्पोनेंट, ठीक है। तो dx इंटू dy dz, ठीक है। तो ये हो गया खाली इन दोनों फेसेस की बात करें, बाकी वैसे करके ये सब पैरेलल टू x, परपेंडिकुलर टू x एक्सिस जो फेसेस है उनको लिए, वैसे परपेंडिकुलर टू z एक्सिस लेंगे टॉप और बॉटम फेस, वैसे परपेंडिकुलर टू y एक्सिस लेंगे, ये फ्रंट फेस और बैक फेस है ना, वो सब लेंगे तो नेट आ जाएगा, समझ में आ रही बात। ये फाई और फाई का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो इन दोनों को जोड़ के ऐसा लिखेंगे नेट, है ना, ठीक है। तो अगर नेट फ्लक्स आपको लिखना है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ उसी लॉजिक से, नेट फ्लक्स आपको लिखना है तो इतना आएगा। ये तो खाली एक पेयर ऑफ फेसेस के लिए, वैसे और दो फेसेस के लिए लेंगे, ठीक है। तो dy हो गया तो dx dz और dz हो जाएगा तो dx dy, ठीक है, ये हो गया। तो ये छोटे वॉल्यूम के लिए है फ्लक्स, ठीक है, d5 नेट में, ठीक है। तो बेसिकली मैं ये बोलना चाहता हूँ d5 इतना आ जाएगा, है ना। ओके, अब d5 बाय dx dy dz कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा dx बाय dx dy बाय dy dz बाय dz, और ये तो हो जाएगा वॉल्यूम, ये तो dv हो जाएगा, ठीक है। इस पूरे जो स्मॉल क्यूबॉइडल शेप है यहाँ पे इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, dx इंटू dy इंटू dz है। तो ये इतना आ गया, तो फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम मिल गया आपको, ठीक है ना। ओके, अब हमें पता है जो फ्लक्स होता है, नेट फ्लक्स होता है चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स के बदले हम लोग फ्रॉम गॉस लॉ चार्ज इनक्लोज, क्योंकि स्मॉल वॉल्यूम में तो dq चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे, ठीक है, इज इक्वल टू ये वाली चीज़, है ना। अब dq बाय dv क्या हो जाएगा, रो, तो इससे आपका जाएगा रो बाय एप्सिलॉन नॉट, dq बाय dv रो इज इक्वल टू ये वाली चीज़। तो एक रिजल्ट आया ये, है ना। बस अब रो का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ क्या है जिसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, कॉपी नहीं कर रहा हूँ, ये वाली चीज़ इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, जेड का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड, ठीक है। तो यहाँ से आपको पास रो मिल जाएगा, बस। अब हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ था, वैसे एप्सिलॉन नॉट इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, तो दिस इंटू एप्सिलॉन नॉट का इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो आप वो सब निकाल लो पहले, तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे आप, तो ये डी वेक्टर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट होगा, है ना। तो जो भी यहाँ पे दिया गया दिस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, या इसको इधर ही रखो, आसान होगा डिफरेंशिएशन में, ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली मुझे क्या चाहिए, डी ई एक्स बाय इतना, तो एक्स वाला पार्ट यहाँ पर देखोगे तो इतना है ना, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करना है रिस्पेक्ट टू एक्स, लेकिन ये जो है ई इंटू ई डी के मतलब दिस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट होगा, ठीक है। ये हो गया डी ई एक्स बाय, तो इसको अगर कैलकुलेट करोगे आप तो जो भी आएगा ओरिजिन पे तो जीरो हो जाएगा। चलो मैं डिफरेंशिएट करके दिखाता हूँ, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस ई की पावर माइनस एक्स, वाई तो कांस्टेंट रहेगा, है ना, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव याद रखना, ठीक है। तो मैं तो समझाने के लिए वैसे लिख दिया, लेकिन एक्चुअली में तो ऐसा पार्शियल ही होगा, ठीक है ना। ओके, तो इतना इंटू साइन वाई डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। लेकिन एक्स इक्वल टू जीरो पे, क्योंकि ओरिजिन की बात हो रही है ना, ओरिजिन पे मतलब एक्स इक्वल टू जीरो पे इसकी वैल्यू हो जाएगी जीरो, ठीक है। तो डी एक्स बाय डी एक्स का वैल्यू एट एक्स इक्वल टू जीरो हो जाएगा जीरो, ठीक है। वैसे डी ई वाई बाय डी वाई निकालते हैं ना, तो पार्शियल डेरिवेटिव है, मैं फुल लिख दे दूँ गलती से बार बार। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ई की पावर माइनस एक्स है, तो प्लस ई की पावर माइनस एक्स हो जाएगा इंटू कॉस वाई डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो इससे भी आप देखोगे तो डेल ई वाई बाय डेल वाई एट वाई इक्वल टू जीरो, वाई का वैल्यू जीरो पुट करेंगे और एक्स का वैल्यू भी जीरो पुट करेंगे, ओरिजिन है ना ये, ठीक है। एक्स इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू जीरो पे ये भी जीरो आएगा, वन आएगा कि जीरो आएगा, अभी तो वन आ जा रहा है, एक्स इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू जीरो, तो वन आ जा रहा है, दिस इज वन, एम आई डूइंग समथिंग रॉन्ग, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू वाई, ओके मैं डिफरेंशिएशन गलत किया हूँ इसलिए, तो यहाँ पे वाई के रिस्पेक्ट में करना था ना, मैं एक्स के रिस्पेक्ट में कर दिया, ठीक है।
तो आप इसको y के रिस्पेक्ट डिफरेंस करो तो cos y का माइनस साइन है, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस साइन y, और e⁻−x तो कांस्टेंट है, ठीक है। ओके, तो इससे आपको पता चलेगा इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y एट y = 0 0 आ रहा है, ठीक है ना। और लास्टली डेल z बाय डेल z, तो z वाला जो पार्ट है इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू z करेंगे तो 2 आ जाएगा बस, ठीक है। तो ये तो ओरिजिन पे भी 2 ही रहेगा क्योंकि कांस्टेंट है, कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो 2 आ गया। तो बेसिकली ये वाली चीज़ जो है 0 + 0 + 2 एप्सिलॉन 2 बाय एप्सिलॉन नॉट आएगा, सॉरी, क्योंकि बाय एप्सिलॉन नॉट भी था ना, क्योंकि एक्चुअली में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू ई नॉट है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू ई नॉट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफरेंस करेंगे तो बाई नॉट आ जाएगा। तो बेसिकली ये 2 आ गया आपका, ठीक है। ओके, अब इस 2, ओके, अभी वॉल्यूम आपको दिया हुआ तो रो मिल गया, वॉल्यूम दिया हुआ 2 × 10⁻⁹, तो रो आपको मिल गया, ठीक है। रो हो जाएगा चार्ज बाय वॉल्यूम, तो चार्ज का वॉल्यूम हो जाएगा 2 × वॉल्यूम कितना है 2 × 10⁻⁹, तो ये 4 × 10⁻⁹ कूलम, तो 4 नैनो कूलम। तो आंसर क्या हो जाएगा, नैनो कूलम भी पूछा था ना, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर से ऐसा क्वेश्चन मुझे लगता है एक बार पूछ लिया, लेकिन अब नहीं पूछना चाहिए क्योंकि ये वाला टर्म सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है। अगर इसमें मैंने जो गेस किया यहाँ पे अगर ये गलत हुआ, कोई फैक्टर से गलत हो सकता है क्योंकि हम लोग डायमेंशन से फैक्टर नहीं पता कर सकते, तो मैं पिन कमेंट में बता दूँगा, ठीक है। लेकिन तरीका यही रहेगा, समझ में आ रही बात, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशंस वीडियो लेक्चर कंप्लीट करने के लिए। सो जो भी चीज़ आपको अच्छी लगी, जो भी चीज़ ख़राब लगी, प्लीज़ कमेंट में बताना। और अगर आप डाउट पूछोगे कमेंट में तो प्लीज़ टाइम स्टैम्प के साथ ही डाउट पूछना, करेक्ट टाइम स्टैम्प के साथ। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, ख़राब लगे तो डिसलाइक करना, और कारण भी बताना प्लीज़ कमेंट में, ताकि फ्यूचर वीडियोस में वो चेंजेस इनकॉर्पोरेट करके फ्यूचर लेक्चर्स और अच्छे बन सके, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, अंटिल देन बाय।